हेलो नमस्कार। मैं प्रमोद सारण, फिजिक्स फैकल्टी एट मॉडर्न स्कूल तारानगर। मॉडर्न स्कूल तारानगर के द्वारा संचालित इस यूट्यूब चैनल टीम प्रिंस तारानगर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स के अंदर टोटल 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में पहली यूनिट के वीडियोज़ आपको लगातार मिल रहे हैं। तो पहली जो यूनिट है वो थी आपकी स्थिर वैद्युतिकी की। दूसरी जो यूनिट है वो है धारा वैद्युतिकी। आज हम जो बात करेंगे वो धारा वैद्युतिकी की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि धारा वैद्युतिकी है क्या। तो यूनिट सेकंड जो है वो आपकी कौन सी है? धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी। और 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके अंदर ये पूरी यूनिट जो है वो 5 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 5 नंबर की। इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है, एक 5वां चैप्टर, एक 6ठा चैप्टर। 5वां चैप्टर है आपका विद्युत धारा, 6ठा चैप्टर है आपका विद्युत परिपथ। तो चैप्टर 5वां हम शुरू करते हैं विद्युत धारा। इस विद्युत धारा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप जो पहली यूनिट में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आवेश जो है हर जगह है, आप क्या ले रहे थे? स्थिर ले रहे थे। तो फिजिक्स के अंदर जिस यूनिट के अंदर या जिस चैप्टर के अंदर चार्ज जो है वो स्थिर रखा जाए उस यूनिट को बोला जाता है, उस शाखा को बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। उस शाखा को क्या बोला जाता है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर है वैद्युतिकी का मतलब आवेश, यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। और जिस ब्रांच के अंदर चार्ज जो है वो आपका क्या करे? गति करे। चार्ज क्या करे? गति करे, यानी कि चार्ज क्या हो? प्रवाहित हो। तो फिजिक्स के अंदर चार्ज जो है वो प्रवाहित 2 प्रकार से हम मान सकते हैं। पहला जो है वो है आपका चार्ज जो गति करेगा वो कौन सी वेलोसिटी से गति करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करेगा, यानी नियत वेग से गति करेगा। और अगर आपका चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से गति करे तो ये जो चार्ज का मोशन है वो कितने टाइप से हम लोग पढ़ेंगे? 2 प्रकार से। पहला कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा वेरिएबल वेलोसिटी से। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करे तो फिजिक्स की इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा वैद्युतिकी। और फिजिक्स के अंदर जहाँ वेरिएबल वेलोसिटी की बात करेंगे वहाँ या उस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारी अगली यूनिट है। तो पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी सेकंड यूनिट की बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। तो धारा के अंदर मैंने आपको बताया कि इस पूरी यूनिट में आवेश को क्या करना है? गति करवानी है। तो आवेश जब गति करवाओगे, आवेश गति कैसे करेगा? आवेश गति करने के लिए उस आवेश को कहीं से कुछ एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर कोई चार्ज है उसको आप किसी बैटरी के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो तो वो चार्ज क्या करेगा? गति करेगा। और हकीकत के अंदर उस चार्ज की गति ही क्या होती है? आपकी धारा होती है। उस चार्ज का प्रवाह ही क्या होता है? विद्युत धारा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है कोई, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर मैंने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन और मान लिया, अनुप्रस्थ काट और मान लिया। इसके अंदर किसी बैटरी को मैंने जोड़ा है। उस बैटरी को जोड़ने से यहाँ से चार्ज क्या कर रहे हैं? इस अनुप्रस्थ काट से गति करने लग जाते हैं। ये जब चार्ज गति करेंगे तो चार्ज की जो गति होगी वही आपकी क्या होगी? धारा होगी। धारा के अंदर एक बात आपको और ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर गति कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, अगर गति करते हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से भी आ रहे हैं तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना हो गया? 0 हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे उतने ही अगर इधर से आ रहे हैं तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0। देन नेट चार्ज फ्लो भी कितना हो गया? 0।
जब नेट चार्ज फ्लो 0 होगा तो इसके अंदर क्या कोई धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो धारा के लिए आपका क्या क्या चाहिए? आपको नेट आवेश का प्रवाह चाहिए। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि इस अनुप्रस्थ काट से किसी टी टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर? टी टाइम के अंदर इस अनुप्रस्थ काट से कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है? क्यू चार्ज प्रवाहित हो रहा है। तो यदि टी टाइम में क्यू चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो एकांक समय के अंदर कितना चार्ज प्रवाहित होगा? Q अपॉन टी। कितना चार्ज प्रवाहित होगा? Q अपॉन टी। तो इस एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही क्या कहते हो आप? विद्युत धारा यानी आवेश प्रवाह की दर। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो धारा का हमारे पास सूत्र क्या आ गया? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। T का मात्रक क्या होता है? सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को एक दूसरा नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है एम्पियर। हम लोग मोस्टली एम्पियर यूज करते हैं SI मात्रक। क्यों? क्योंकि जो कूलाम है वो आपका 7 मूल राशियों में से एक राशि नहीं है, जबकि एम्पियर जो है आपका वो 7 मूल राशियों में से एक राशि है। इसलिए कौन सा यूज करते हैं? एम्पियर मात्रक हम लोग यूज करते हैं। तो इसके अंदर ये तो बात होगी धारा की, जब आवेश किसी कंडक्टर के अंदर नियमित रूप से प्रवाहित हो। अगर हर जगह आवेश का फ्लो किसी कंडक्टर के अंदर अलग अलग हो, हर स्थान पर आवेश का फ्लो अलग अलग हो, यानी नियमित रूप से चार्ज प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इसी धारा को हम क्या करते हैं? धारा को की गणना करने के लिए हम लोग दो अलग अलग और समीकरण काम में लेते हैं। दो अलग अलग समीकरण काम में लेने के लिए जो पहला है वो निकालते हैं हम औसत धारा। पहली कौन सी है? औसत धारा। औसत धारा का मतलब क्या होता है भी? औसत धारा का मतलब क्या हुआ कि इसके अलग अलग बिंदुओं पे करंट अलग अलग है, उस पूरे कंडक्टर का क्या ओवरऑल करंट निकाल लेंगे। तो धारा औसत धारा निकालने के लिए क्या हो जाएगा? I एवरेज इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो औसत धारा के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये समीकरण आ गया। और अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे हमें निकालना है तो क्या करेंगे? उस धारा को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक धारा। उस धारा को हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक धारा। तो I इज इक्वल टू तात्क्षणिक धारा के लिए क्या करोगे? तात्क्षणिक मान निकालने के लिए लिमिट पुट कर देते हो। लिमिट कितना? डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल क्यू बाई डेल्टा टी। और अवकलन के अंदर आप ये पढ़ते हो कि लिमिट टी टेंड्स टू 0 कोई भी वैल्यू डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी ऑपरेटर के अंदर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। ये आपकी तात्क्षणिक धारा है, ये आपकी कौन सी है? औसत धारा। तो धारा की परिभाषा आप कौन सी यूज करोगे? मैं लिख देता हूँ। I इज इक्वल टू क्या कहा हमने? Q अपॉन टी। टी क्या है यहाँ पर? समय। Q क्या है? उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित नेट आवेश। तो किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित नेट आवेश क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाती है। तो ये आपकी धारा की परिभाषा है, विद्युत धारा कहलाती है। और इसके अगर समीकरण की बात करेंगे हम लोग तो I इज इक्वल टू कितना? Q अपॉन टी। और अगर औसत धारा की वैल्यू निकालनी है तो I एवरेज कितना? डेल क्यू अपॉन डेल टी। और अगर तात्क्षणिक धारा निकालनी है तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब आगे हम एक बात और करते हैं। मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर जो आपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना है, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में I एम्पियर की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और ये जो I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है वो मैं मान लेता हूँ कितने टाइम में प्रवाहित हो रही है? 1 सेकेंड के अंदर।
इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से आई एम्पियर की जो धारा है वो कितने समय में प्रवाहित मान लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर। तो अगर ये आई एम्पियर धारा 1 सेकंड में इस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित हो रही है तो इस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित नेट आवेश भी कितना होगा, आई कूलाम होगा। नेट आवेश भी कितना होगा, आई कूलाम होगा। इसको समझने के लिए वापस ये समीकरण यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, 1 सेकंड के अंदर अगर इस अनुप्रस्थ काट से कितनी धारा प्रवाहित हो, आई एम्पियर, तो T इज इक्वल टू कितना पुट करो, 1 सेकंड पुट करो। तो T इज इक्वल टू 1 सेकंड रखोगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यों, यानी आवेश का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, I के बराबर। यानी कि 1 सेकंड के अंदर अगर I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित नेट चार्ज भी कितना होगा, आई कूलाम होगा। इसका मतलब ये है कि इस अगर अनुप्रस्थ काट से 5 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो इस अनुप्रस्थ काट में से 5 कूलाम आवेश ही क्या होगा, प्रवाहित होगा। इसका मतलब एक और है कि यहाँ से इस अनुप्रस्थ काट के अंदर जितना चार्ज इंटर करता है उतना ही चार्ज हमेशा क्या होगा, बाहर निकलेगा। और पहले चैप्टर के अंदर आपने आवेश संरक्षण की प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते, इसलिए आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मैंने आपको कहा था कि किसी कंडक्टर के अंदर, चलो मैं बात करता हूँ चालक की, तो आपने पढ़ा होगा चालक के अंदर जो धारा का प्रवाह है वो किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और अर्धचालक के अंदर किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स व होल के कारण, इलेक्ट्रॉन्स व होल के कारण। और वैद्युत अपघट्यों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के कारण। तो अगर मैंने किसी चालक को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी से क्या लेंगे, ऊर्जा लेंगे। बैटरी से ऊर्जा लेने के बाद वो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। चालक जो है, चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी से ऊर्जा लेकर के क्या करेंगे, गति करेंगे। और वो इलेक्ट्रॉनों की गति या इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी आवेश की गति ही आपका क्या होती है, विद्युत धारा होती है। तो इसका मतलब एक ये भी है कि आवेश अगर जितना इंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, यानी बैटरी इस आवेश की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं डाल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ भी, यानी किसी चालक के अंदर कोई भी अगर अनुप्रस्थ काट है तो उसके अंदर आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं धारा की दिशा की। धारा की दिशा आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है कि जो विद्युत धारा होती है वो पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर हमने एक फिर चालक मान लिया, ठीक है। इस चालक को किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हमने क्या पढ़ा, धारा बैटरी के पॉजिटिव से किस ओर जाएगी, नेगेटिव की ओर जाएगी। तो ये धारा मान ली हमने आई किससे, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कितनी मान ली, आई धारा मान ली। और इस चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक के अंदर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इधर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। इधर कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो भाई जब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, तो आपने आवेश की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आवेश जो है वो हमेशा विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इधर कौन सा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन किस ओर आएंगे, नीचे की ओर। नीचे की ओर आते हुए फिर ये किस ओर जाएंगे, नेगेटिव की ओर। और समान प्रकृति के आवेश क्या होंगे, प्रतिकर्षित। यानी यहाँ नेगेटिव और इधर से इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव चार्ज आने के कारण फिर ये वापस क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित होकर ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब आप देख रहे हो कि इसकी दिशा, एक तो आप ये कह रहे हो कि भी पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के भी क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, धारा की जो दिशा है वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर
और आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये मान लिया हमने एक कमरा है, ठीक है। इस कमरे के अंदर ये आपकी चेयर्स रखी हुई है, ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं, और इन कुर्सियों के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन बिठाए हुए, ठीक है। इन कुर्सियों पे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। इस दीवार पे हमने मान लिया कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस दीवार पे हमने कौन सा चार्ज मान लिया, नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और इधर इस दीवार पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने बताया कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ से उठ के इस दीवार के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है वो तो किस दिशा में हो रहा है, इस दीवार की तरफ, यहाँ से। लेकिन अगर मैं इन चारों सीटों की खाली होने की जो संभावना देखूं, जो या खाली होने की दिशा देखूं, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहे हैं, लेकिन चेयर पहले ये खाली हो रही है, उसके बाद ये खाली हो रही है, फिर ये खाली हो रही है, फिर ये खाली हो रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो कुर्सियां खाली हो रही है वो आपकी इस दिशा में हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, कुर्सी इधर खाली हो रही है, यानी कि धारा अगर आपकी इस दिशा में प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन उसके क्या होंगे, विपरीत प्रवाहित होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, धारा सदिश राशि है या अदिश राशि। तो धारा भी वैसे तो देखें तो ना तो सदिश राशि होती है ना ही अदिश राशि होती है। धारा एक प्रदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, प्रदिश राशि। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ सदिश और अदिश राशि आए तो धारा कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। तो धारा कौन सी राशि होगी, अदिश राशि। अदिश राशि कैसे होगी, देखिए इधर से मान लीजिए कोई धारा आ रही है 2 एम्पियर की, इधर से कोई धारा आ रही है कितनी, 3 एम्पियर की, और बीच में इनके एंगल है कितना, मान लेते हैं 30 डिग्री। तो इधर धारा कितनी जाएगी, 5 एम्पियर। कहीं एंगल मैटर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंगल का अगर फर्क पड़ता तो यहाँ पर जो टोटल करंट थी वो कितनी होगी, a² + b² + 2ab cos थीटा फॉर्मूले से निकालते। लेकिन यहाँ पर जैसे 2 और 3 को जोड़ते हैं कितना आता है, 5 आता है। यानी कि अदिश क्वांटिटी को हम जिस प्रकार से ऐड कर रहे हैं उसी ऐड से क्या हो रही है, आपकी टोटल धारा निकल के आ रही है। यहाँ पर एक बात और भी है कि इधर से 3 एम्पियर धारा, इधर से 2 एम्पियर की धारा आ रही है, तब जाके ये 5 एम्पियर की हो रही है। अगर इधर से 2 एम्पियर की धारा वापस जाती, ऐसे 2 एम्पियर की धारा वापस जाती तो इधर कितना होता, 5 एम्पियर नहीं होता। इसका मतलब धारा के अंदर दिशा तो जरूर अपना बता रही है, लेकिन वो क्या नहीं करता, सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करता। नॉर्मली जैसे हम अदिश राशियों को ऐड करते हैं वैसे ही हमारी धारा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसलिए धारा सदिश राशि नहीं है। अगर ऑप्शन में आपके अदिश राशि और सदिश राशि ही हो तो धारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है। लेकिन एक्चुअल के अंदर धारा कौन सी राशि होती है, प्रदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा धारा की परिभाषा हमने क्या देखी, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय के अंदर प्रवाहित नेट आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। नेट शब्द को मत भूल जाना, क्योंकि अगर जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने ही अगर वापस आएंगे तो नेट फ्लो जो है आवेश का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए नेट आवेश ध्यान रखना, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ठीक है, और आवेश किसी भी चालक के अंदर, ये भी मैंने बताया कि उसके अंदर चालक में अगर कोई अनुप्रस्थ काट एरिया है तो वहाँ पर
टोटल जो नेट चार्ज है वो क्या रहता है आपका, संरक्षित रहता है। अगर धारा की दिशा की बात करूँ मैं, तो धारा किस से किस ओर बहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, या ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। और धारा कौन सी राशि होती है, एक्चुअल में प्रदिश राशि होती है, लेकिन अगर सदिश से ही ऑप्शन में हो तो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्यों है ये अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा की तो जरूरी है, लेकिन ये सदिश के संयोजन नियमों का पालन नहीं करती है। नॉर्मल जैसे हम अदिश राशियों को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड हो जाती है। इसके बाद हमने 3 इक्वेशन ली थी धारा की, I = Q/T, है ना। जब आवेश क्या था, एक नियमित रूप से गति कर रहा था। अगर आवेश, बहुत सारे केस में मैंने बताया कि नियमित रूप से जब गति नहीं करता है, तब हमने धारा की 2 वैल्यू और निकाली थी। एक एवरेज वैल्यू कितनी, ΔQ/ΔT, और एक I इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक धारा कितनी, I = dQ/dt। एवरेज करंट का मतलब क्या है कि किसी भी चालक के अंदर अलग अलग हर स्थान पे क्या है, धारा का प्रवाह है अलग अलग है। उसका मतलब क्या है कि चार्ज का फ्लो भी वहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो धारा अलग अलग प्रवाहित हो रही है, उस पूरे चालक का ओवरऑल करंट किससे निकालोगे, ΔQ/ΔT से। अगर I = किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पूछे तो कौन सी समीकरण यूज करोगे, I = dQ/dt। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर मान लीजिए आपको दे दें कि Q का मान 2t² + 3t + 2 है। Q का मान कितना है, 2t² + 3t + 2। इस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की अगर आपको गणना करनी हो, किसकी गणना करनी हो, धारा की गणना करनी हो, और आपको टाइम दे दे धारा की गणना 0 से 3 सेकंड में निकालनी है। धारा कितने समय में निकालनी है, 0 से 3 सेकंड के अंदर आपको धारा निकालनी है। तो 0 से 3 सेकंड का मतलब आपको 2 टाइम दे रहा है। इसका मतलब आप कौन सा सूत्र लगाओगे, कौन सी धारा निकालोगे, औसत धारा। औसत धारा निकालने के लिए आपके पास सूत्र है I एवरेज = क्या, ΔQ/ΔT। ये डेल्टा क्या शो कर रहा है, परिवर्तन को। तो परिवर्तन यानी Q फाइनल माइनस Q इनिशियल बटा T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी कि अंतिम आवेश माइनस प्रारंभिक आवेश बटा अंतिम टाइम माइनस प्रारंभिक टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, फाइनल चार्ज निकाल लेते हैं। फाइनल चार्ज हमें कितने टाइम पे है, 3 सेकंड के ऊपर। तो 3 सेकंड के अंदर हमारे पास समीकरण है 2t की जगह फाइनल कितना समय है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 2। ठीक है, तो 18 प्लस 9 प्लस 2 यानी कितना आ गया 29। यानी फाइनल जो चार्ज आया है आपका वो आपके पास कितना आया है 29 कूलाम आया है। इसके बाद अगर हम इनिशियल चार्ज निकालें तो आपके पास चार्ज की इक्वेशन तो वही है 2t² + 3t + 2, लेकिन हमारे पास जो इनिशियल टाइम है वो कितना है 0 सेकेंड है। तो 0 पुट करो, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो Q इनिशियल की जो वैल्यू आएगी वो 2, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 प्लस ये 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 2, ये भी 0, तो Q इनिशियल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 2 कूलाम आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये I एवरेज का सूत्र पुट करो, तो I एवरेज = कितना हो जाएगा 29 कूलाम माइनस 2 कूलाम बट्टा T फाइनल कितना है 3 सेकेंड माइनस प्रारंभिक कितना है 0 सेकेंड, तो 29 माइनस 2 कितना हो जाएगा 27 बट्टा 3, यानी कि आपके पास जो I एवरेज की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 9 एम्पियर, कितनी आ जाएगी 9 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जब अलग अलग टाइम दिया हुआ हो तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे एवरेज करंट का।
अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम देगा तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे, तात्क्षणिक धारा का। उस पर एक आध एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।